हम पिछले क्लास में 10th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं समाप्त कर चुके हैं। अब चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में अम्ल, भस्म तथा लवण, एसिड, बेस एंड सैल के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस चैप्टर में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों की व्याख्या करने के लिए अम्ल, भस्म तथा लवण का उपयोग होता है। अर्थात आप अकार्बनिक यौगिक आप जानते हैं। अकार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक होते हैं जो कार्बन रहित हो, अर्थात उस यौगिक में कार्बन नहीं हो। जैसे आप देखिए HCl, H2SO4 इत्यादि अकार्बनिक यौगिक है। इसमें आप कहीं भी कार्बन नहीं मिलेगा। ठीक है। कार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक होते हैं जो कार्बन युक्त हो, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आप देखिए CHO4, CaCO3, इसमें आप कार्बन देखने को मिल जाएंगे, अर्थात ये यौगिक कार्बन यौगिक कहलाएंगे। अब इन्हें यौगिकों या पदार्थों को व्याख्या करने के लिए, यानी वे नेचर में, वे गुण में कैसे हैं, वो अम्ल है या भस्म है, लवण है, 3 वर्गों में विभाजित करेंगे। किसको? यौगिकों या पदार्थों को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप इंट्रोडक्शन में देखिए अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों की व्याख्या करने के लिए अम्ल, भस्म तथा लवण का उपयोग करते हैं। अर्थात यौगिकों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है: अम्ल, भस्म, लवण। देखिए अच्छा सब देख लीजिए, इसे आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ से आप शुरू कीजिएगा। आप डायग्राम उतारे या नहीं, इसे आपको उतार लेना है, नोट्स बनाना है इसे यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में अम्ल क्या है, एसिड क्या है, इसको हम देखेंगे। ठीक है। अम्ल क्या है? अम्ल वैसे पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा हो और अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता हो, उसे क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। जैसे आप कोई भी अम्ल को जल में मिश्रित कर दे, वो मिश्रण कैसा होगा? वो मिश्रण खट्टा हो जाएगा, यानी कि जब आप उसे चखेंगे तो वो खट्टा लगेगा। और अम्ल से धातु से अभिक्रिया करा दीजिएगा तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। यहाँ आप समझ गए हैं। ठीक है। धातु आप पढ़ चुके हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, सारे पोटेशियम, सारे धातु हैं। ठीक है। और इनसे अगर आप अम्लों का अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस, अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। चलिए इसे आप देखिए, इसे आप अम्ल, एसिड, ये इसको अम्ल को कैसे परिभाषित करते हैं। ठीक है। लिखा गया है, वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा हो तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता हो, अम्ल कहलाता है।
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3 COOH एसिटिक एसिड। ये सारे नेचर में कैसे होते हैं? खट्टा होते हैं। ये तब क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। इससे आप ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा एसिड है, ठीक है। और इससे आप वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे लिख लीजिएगा, नोटबुक में नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कैसे हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, इस रासायनिक समीकरण से समझेंगे। देखिए, यहाँ 2HCl है प्लस आयरन है, उसके बाद ये अभिक्रिया किया, उसके बाद FeCl2 बना प्लस, देखिए यहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल बेस नहीं, सॉरी, भस्म इंग्लिश इसका बेस होता है। इसके बारे में ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, भस्म वैसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन कैसा हो, स्वाद में कड़वा हो, जैसे करेला है, ग्रीन टी है, और भस्म क्या करता है, अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। भस्म क्या करता है, अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। आप देखिएगा, यदि हम भस्म को किसी पानी में, जल में मिश्रित कर देंगे तो वो स्वाद में कड़वा हो जाएगा। कड़वा मतलब करेला का जूस आप पिए हैं, पी कर देखा, ठीक है, कड़वा लगता है। उसके बाद यही भस्म अम्ल को उदासीन कर देता है, यानी कोई भी चीज़ ज़्यादा खट्टापन है, ठीक है, ज़्यादा खट्टा है, यदि उसमें भस्म मिश्रित कर देंगे तो उससे क्या करेगा, अम्ल का गुण खत्म कर देगा और कैसा बना देगा, उदासीन बना देगा। न अब वह क्या अम्लीय नहीं रह जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, लवण बनाएगा, ठीक है। जैसे लवण क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे लवण बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लवण के बारे में जानेंगे। चलिए, भस्म बेस, इसे आप बार बार कर रहे हैं, इसे आप उतारिएगा, नोट्स बनाइएगा तो, ठीक है। वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है, भस्म कहलाता है, ठीक है। जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 नहीं, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टॉप कीजिए, उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे कौन से पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ भस्म है। अम्ल और भस्म की हम पहचान करेंगे, ठीक है। चलिए, अम्ल में हाइड्रोजन आयन रहता है, ठीक है। अम्ल कोई भी यौगिक जो हाइड्रोजन आयन देगा वो अम्ल होगा। जैसे HCl है, ठीक है, H2SO4, HNO3, यानी कि कोई भी यौगिक हो जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो। देखिए, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो कैसा होगा, अम्लीय पदार्थ होगा या अम्लीय यौगिक होगा, ठीक है। चलिए, भस्म ये भस्म की पहचान देखिए, धात्विक ऑक्साइड, यानी उसमें क्या रहेगा, धातु रहेगा, उसके बाद ऑक्सीजन रहेगा, यानी कि धात्विक ऑक्साइड रहेगा, यानी कि उस यौगिक में वो रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, और हाइड्रोक्साइड, उस यौगिक में हाइड्रोक्साइड उपस्थित रहेगा,
तो वो भस्म होगा, वह यौगिक भस्म होगा। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। या यहाँ CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे देखिए यहाँ O आ गया, ये धातु है, ठीक है। तो ये क्या होगा, भस्म होगा। चलिए आगे चलते हैं। अम्ल की पहचान, सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं या हाइड्रोजन पाए जाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 etc। भस्म की पहचान, सभी भस्म में ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं, जैसे Na2O, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड etc। इसे आप उतार लीजिएगा, ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा, आपको पता है कैसे नोट्स बनाना है। अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण, ठीक है। आयनिक विवरण, अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण। आप जानते हैं आयन दो तरह के होते हैं, कैटायन एनायन, यानी धनावेशित ऋणावेशित। अब अम्ल भस्म के आयनिक विवरण जानेंगे कि अम्ल भस्म कितना कितना मतलब जलीय विलयन में वो आयन देता है और वह विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। चलिए, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य कौन से पदार्थ है, कौन से यौगिक है, जैसे अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हो तो क्या कहलाएगा, वे यौगिक या वे पदार्थ विद्युत अपघट्य कहलाएगा। जैसे अम्ल भस्म तथा लवण है, इसको जल में डालेंगे, ठीक है, जल में डालेंगे किसको, अम्ल भस्म तथा लवण को। यदि जल में डालने के बाद अगर वह विलयन विद्युत का संचालन करेगा, यानी विद्युत धारा उस विलयन से प्रवाहित हो जाएगा, तो वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, विद्युत अपघट्य कहलाएंगे, ठीक है। जैसे HCl, ठीक है, HCl को यदि जल में डालिएगा तो इससे होकर विद्युत प्रवाहित हो जाएगा, तो ये पदार्थ क्या कहलाएंगे, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाएंगे। NaOH etc, ठीक है, NaOH, इसको भी जल में आप डालिएगा तो इससे होकर विद्युत प्रवाहित होगा, यह विद्युत का संचालन करेगा, तो यह विद्युत अपघट्य कहलाएगा, ठीक है। देखिए HCl + चार्ज देगा, उसके बाद इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो इससे होकर विद्युत प्रवाहित हो जाएगा। चलिए समझते हैं विद्युत अनपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अनपघट्य, ठीक है। वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करता हो, विद्युत अनपघट्य कहलाएगा। जैसे यौगिक आप जानते हैं, ठीक है, जलीय विलयन, उस यौगिक को यदि हम जलीय विलयन में डालेंगे तो वह विलयन से होकर यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा तो वो विद्युत अनपघट्य कहलाएगा, वो यौगिक विद्युत अनपघट्य कहलाएगा। जैसे अल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया को यदि हम जल में डालेंगे तो इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो ये यौगिक विद्युत अनपघट्य कहलाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण, आयनिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एसिड एंड बेस। चलिए, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम नोट्स कैसे बनाएंगे, देखिए। अम्ल भस्म
तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हो या करती हैं, जिन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, जिन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में HCl, NaOH, NaCl, ये पदार्थ आपको हम समझा दिए हैं। ठीक है, आप इसे नोट्स बना लीजिएगा। विद्युत अनवघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट वैसे यौगिक जिसके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। वैसा यौगिक जिसके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, उसे विद्युत अनवघट्य कहते हैं। जैसे एल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया etc। विलयन देखिए, विलयन बार बार आ रहा है। विलयन उसे कहेंगे मिश्रण को, जब दो पदार्थ समान रूप से मिश्रण हो, ठीक है, उसे विलयन कहेंगे। मान लीजिए चीनी है और पानी है, उसको शरबत बनाते हैं, विलयन कहलाएगा। ठीक है, इसे आप वीडियो स्टॉप कीजिए, इसे उतार लीजिए।